धूमिल की पटकथा कविता का ये क्रम तीसरा है और इस लंबी कविता को अलग अलग चरण में, अलग अलग क्रम में देखते हुए एक समन्वित विश्लेषण पटकथा कविता के बहाने से, पटकथा कविता के पाठ से देश के सामाजिक यथार्थ और उस सच को समझा जा सकता है जो सामाजिक अंधियारे से घिरे होने के बावजूद अपने सपने को राष्ट्रीय सपने के साथ जोड़कर देखते हुए चुनाव दर चुनाव चयन की प्रक्रिया से गुजरते हुए लोकतंत्र को समझता है, देखता है और इस लोकतंत्र में आम आदमी कहां है, उसके सपने कहां हैं और उसके सपनों के साथ जो वादे किए जा रहे हैं उन वादों का क्या हुआ, इन सब का तल्ख परीक्षण धूमिल पटकथा कविता में करते हैं। यहां देखते हैं, मैं पूरी तत्परता से उसे सुन रहा था, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा और तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, यानी कि एक के बाद दूसरा विकल्प चुन रहा था। मगर मैं हिचक रहा था क्योंकि मेरे पास कुल जमा थोड़ी सुविधाएं थी जो मेरी सीमाएं थी। यद्यपि यह सही है कि मैं कोई ठंडा आदमी नहीं हूं, मुझ में भी आग है, मगर वह भभक कर बाहर नहीं आती, क्योंकि उसके चारों तरफ चक्कर काटता हुआ एक पूंजीवादी दिमाग है जो परिवर्तन तो चाहता है मगर आहिस्ता आहिस्ता कुछ इस तरह की चीजों की शालीनता बनी रहे, कुछ इस तरह की कांख भी ढकी रहे और विरोध में उठे हुए हाथ की मुट्ठी भी तनी रहे। और यही वजह है कि बात फैलने की हद तक आते आते रुक जाती है, क्योंकि हर बार चंद टुच्ची सुविधाओं के लालच के सामने अभियोग की भाषा चुक जाती है। मैं खुद को कुरेद रहा था, अपने बहाने उन तमाम लोगों की असफलताओं को सोच रहा था जो मेरे नजदीक थे। इस तरह साबुत और सीधे विचारों पर जमी हुई काई और उगी हुई घास को खरोंच रहा था, नोच रहा था। पूरे समाज की सीवन उधेड़ते हुए मैंने आदमी के भीतर की मैल को देख ली थी। मेरा सिर भिन्ना रहा था, मेरा हृदय भारी था, मेरा शरीर इस बुरी तरह थका था कि मैं अपनी तरफ घूरते हुए उस चेहरे से थोड़ी देर के लिए बचना चाह रहा था जो अपनी पैनी आंखों से मेरी बेबसी और मेरा उथलापन ठा रहा था। प्रस्तावित भीड़ में शरीक होने के लिए अभी मैंने कोई निर्णय नहीं लिया था। अचानक उसने मेरा हाथ पकड़कर खींच लिया और मैं जेब में जूतों का टोकन और दिमाग में ताजे अखबार के कतरन लिए हुए धड़ाम से चौथे आम चुनाव की सीढ़ियों से फिसलकर मतपेटियों के गचगच अंधेरे में गिर पड़ा। नींद के भीतर यह दूसरी नींद है और मुझे कुछ नहीं सूझ रहा है, सिर्फ एक शोर है जिसमें कानों के पर्दे फटे जा रहे हैं। शासन, सुरक्षा, रोजगार, शिक्षा, राष्ट्रहित, देशहित, हिंसा, अहिंसा, सैन्य शक्ति, देशभक्ति, आजादी, वीसा, वाद, बिरादरी, भूख, भीख, भाषा, शांति, क्रांति, शीत युद्ध, एटम बम, सीमा, एकता, सीढ़ियां, साहित्यिक पीढ़ियां, निराशा, झाएं झाएं, खाएं खाएं, हाय हाय, साएं साएं। मैंने कानों में ठूंस ली है उंगलियां और अंधेरे में गाड़ दी है आंखों की रोशनी।
सब कुछ अब धीरे धीरे खुलने लगा है। मतवर्ता के इस दादुर शोर में मैंने देखा हर तरफ रंग बिरंगे झंडे फहरा रहे हैं, गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए गुट से गुट टकरा रहे हैं। वे एक दूसरे से दांत किलकिल कर रहे हैं, एक दूसरे को दुर दुर बिलबिल कर रहे हैं। हर तरफ तरह तरह के जंतु हैं, श्रीमान किंतु हैं, मिस्टर परंतु हैं। कुछ रोगी हैं, कुछ भोगी हैं, कुछ हिजड़े हैं, कुछ जोगी हैं, तिजोरियों के प्रशिक्षित दलाल हैं, आंखों के अंधे हैं, घर के कंगाल हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं, उथले हैं, गहरे हैं, गिरते हुए लोग हैं, अकड़ते हुए लोग हैं, भागते हुए लोग हैं, फड़कते पकड़ते हुए लोग हैं। गरज यह कि हर तरह के लोग हैं। एक दूसरे से नफरत करते हुए वे इस बात पर सहमत हैं कि इस देश में असंख्य रोग है और उसका एकमात्र इलाज चुनाव है। लेकिन मुझे लगता है कि एक विशाल दलदल के किनारे बहुत बड़ा अधमरा पशु पड़ा हुआ है। उसकी नाभि में एक सड़ा हुआ घाव है, जिससे लगातार भयानक बदबूदार मवाद बह रहा है। उसमें जाति और धर्म और संप्रदाय और पेशा और पूंजी के असंख्य कीड़े बिलबिला रहे हैं और अंधकार में डूबी हुई पृथ्वी पता नहीं किस अनहोनी की प्रतीक्षा में इस भीषण सड़ाव को चुपचाप सह रही है। मगर आपस में नफरत करते हुए वे लोग इस बात पर सहमत हैं कि चुनाव ही सही इलाज है, क्योंकि बुरे और बुरे के बीच से किसी हद तक कम से कम बुरे को चुनते हुए न उन्हें मलाल है, न भय है, न लाज है। दरअसल उन्हें एक मौका मिला है और इसी बहाने वे अपने पड़ोसी को पराजित कर रहे हैं। मैंने देखा कि हर तरफ मूर्ता की हरी हरी घास लहरा रही है, जिसे कुछ जंगली पशु खूद रहे हैं, लीद रहे हैं, चर रहे हैं। मैंने ऊब और गुस्से को गलत मोहरों के नीचे से गुजरते हुए देखा। मैंने अहिंसा को एक सत्तारूढ़ शब्द का गला काटते हुए देखा। मैंने ईमानदारी को अपनी चोर जेबें भरते हुए देखा। मैंने विवेक को चापलूसों के तलवे चाटते हुए देखा। मैं यह सब देख ही रहा था कि एक नया रेला आया, उन्मत्त लोगों का बर्बर जुलूस। वे किसी आदमी को हाथों पर गठरी की तरह उछाल रहे थे, उसे एक दूसरे से छीन रहे थे, उसे घसीट रहे थे, चूम रहे थे, पीट रहे थे, गालियां दे रहे थे, गले से लगा रहे थे, उसकी प्रशंसा के गीत गा रहे थे, उस पर अनगिनत झंडे फहरा रहे थे। उसकी जीभ बाहर लटक रही थी, उसकी आंखें बंद थी, उसका चेहरा खून और आंसू से तर था। मूर्खों, यह क्या कर रहे हो? मैं चिल्लाया और तभी किसी ने उसे मेरी ओर उछाल दिया। अरे, यह कैसे हुआ? मैं हतप्रभ सा खड़ा था और मेरा हमशक्ल मेरे पैरों के पास मूर्छित सा पड़ा हुआ। दुख और भय से एक झुरझुरी लेकर मैं उस पर झुक गया, किंतु बीच में ही रुक गया। उसका हाथ ऊपर उठा, खून और आंसू से तर चेहरा मुस्कुराया था, उसकी आंखों का हरापन उसकी आवाज में उतर आया था। दुखी मत हो, यह मेरी नीयत है। मैं हिंदुस्तान हूँ। जब भी मैंने उन्हें उजाले से जोड़ा है, उन्होंने मुझे इसी तरह अपमानित किया है, इसी तरह तोड़ा है। मगर समय गवाह है कि मेरी बेचैनी के आगे भी राह है। मैंने सुना वह आहिस्ता आहिस्ता कह रहा है, जैसे किसी जले हुए जंगल में पानी का एक ठंडा सोता बह रहा है। घास की ताजगी भरी ऐसी आवाज है जो न किसी से खुश है न नाराज है। भूख ने उन्हें जानवर कर दिया है, संशय ने उन्हें आग्रहों से भर दिया। फिर भी वे अपने हैं, अपने हैं, अपने हैं। जीवित भविष्य के सुंदरतम सपने हैं। नहीं, यह मेरे दुखी होने का समय नहीं है। अपने लोगों की घृणा के इस महोत्सव में मैं सापित निश्चय हूँ। मुझे किसी से भय नहीं है। तुम मेरी चिंता न करो, उनके साथ चलो। इससे पहले कि वे गलत हाथों के हथियार हों, इससे पहले कि वे नारों और इश्तेहारों से काले बाजार हों, उनसे मिलो, उन्हें बदलो। नहीं, भीड़ के खिलाफ रुकना एक खूनी विचार है, क्योंकि हर डरा हुआ आदमी इस हिंसक भीड़ का अंधा शिकार है। तुम मेरी चिंता मत करो। मैं हर वक्त सिर्फ एक चेहरा नहीं हूँ जहाँ वर्तमान अपने शिकारी कुत्ते उतारता है। अक्सर मैं मिट्टी का हरकत करता हुआ वह टुकड़ा हूँ जो आदमी की सिराओं में बहते हुए खून को उसके सही नाम से पुकारता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ, जाओ और देखो कि वे लोग। मैं कुछ कहना ही चाहता था कि एक धक्के ने मुझे दूर फेंक दिया। इससे पहले कि मैं गिरता, किन्हीं मजबूत हाथों ने मुझे टेक लिया। अचानक भीड़ से निकलकर
एक प्रशिक्षित दलाल मेरी देह में समा गया, दूसरा मेरे हाथों में एक पर्ची थमा गया, तीसरे ने मुझे एक मुहर देकर पर्दे के पीछे ढकेल दिया। भय और अनिश्चय के दोहरे दबाव में पता नहीं कब और कैसे और कहां कितने नामों और चिन्हों और शब्दों को काटते हुए मैं चीख पड़ा, हत्यारा, हत्यारा, हत्यारा। और पूरा देश अपने को बदलने के लिए संकल्पित है और हर संकल्प, हर इलाज एक नए चुनाव से होकर गुजरता है। आजादी के बाद देश लगातार चुनाव और चयन को अपनी विकास प्रक्रिया का एक हिस्सा बनाकर आगे आगे चलता है और इसमें हिंदुस्तान, आम आदमी किस तरह से परेशान है, हैरान है और कैसे लहूलुहान है, इसका लेखा जोखा पटकथा, फिल्म की रील सी कविता करती है, जिसमें एक एक दृश्य को, एक एक संकेत को कवि यथार्थ ढांचे से सीधे सीधे अविधा में कहता है। धूमिल के यहां कोई लाग लपेट, कोई जादुई भाषा नहीं है। धूमिल अपने आप को सीधे अभिव्यक्त करते हैं, देश को अभिव्यक्त करने के लिए, आम आदमी को अभिव्यक्त करने के लिए और आम आदमी के यथार्थ से साक्षात्कार करने के लिए किसी भाषा के जंगल में खोना नहीं है। धूमिल का कवि उस सच्चाई से, उस सच से रूबरू करवाता है जो सच हमारा, आपका और सबका है और जिस पर हक लोकतंत्र में उस आखिरी व्यक्ति का है जो किनारे पर खड़ा है और जिसके सपने देश के सबसे ऊंचे पावदान पर जाने के लिए एक समान बने हुए हैं। उसका रास्ता लोकतंत्र के इसी आम गलियारे से, आम आदमी के जीवन के अधिकारों से होकर गुजरता है, जिसे पटकथा कविता लगातार अपने ताने बाने में बुनती रही है। मैं पूरी तत्परता से सुन रहा था, एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा चुनाव, चयन और आम आदमी के अपने अधिकारों का चयन, स्वतंत्रता, अपने होने के निर्णय की आजादी। यह आजादी लोकतंत्र ने आम आदमी को सौंपी थी, यानी कि एक के बाद दूसरा विकल्प चुन रहा था। कुल जमा थोड़ी सुविधाएं थी जो मेरी सीमाएं थी और इसमें आम आदमी अपनी सुविधा, अपनी जरूरत, अपनी आवश्यकता के अनुसार चल रहा था। वह बहुत कुछ बदलाव करना चाहता था, पर उसके बदलाव के पीछे जो सुविधा के चंद पूंजी थे, वह बार बार असली बदलाव से उसे रोक देते थे। वह क्रांति तो करना चाहता था, वह हाथ तो उठाना चाहता था, पर हाथ इस तरह से उठाता था कि कांख भी न दिखे। यह न दिखने की चंद सुविधा उसके बहुत सारे अधिकारों से उसे दूर किनारे कर देती थी। यह किनारे किए हुए लोग लोकतंत्र के सबसे कीमती लोग होते हैं, पर ये केवल चुनाव के समय अपनी महिमा समझ पाते हैं और बाद में इन्हें इनकी महिमा, इनके मूल्य, इनकी गरिमा को कोई नहीं देना चाहता। सब धीरे धीरे इनसे किनारा कर लेते हैं। कुछ इस तरह कि कांख भी ढकी रहे और विरोध में उठे हुए हाथ की मुट्ठी भी तनी रहे
और यही वजह है कि बात फैलने की हद तक आते आते रुक जाती। और इस तरह देश लगातार गतिशील था आजादी के बाद से, और बदलाव के चरण पर चढ़ते चढ़ते चौथे आम चुनाव तक आ चुका था। चौथे आम चुनाव की सीढ़ियों से फिसलकर मतपेटियों के गड़गच्च अंधेरे में गिर गया। मैंने कानों में ठूंस ली है उंगलियां और अंधेरे में गाड़ दी है आंखों की रोशनी। कहीं कुछ साफ दिखलाई नहीं दे रहा है। सब कुछ जैसे कहीं दफन हो गया है, कहीं खोह में रख दिया गया है। पैसा और पूंजी के असंख्य कीड़े किलबिला रहे हैं और अंधकार में डूबी हुई पृथ्वी पता नहीं किस अनहोनी की प्रतीक्षा में इस भीषण सड़ाव को चुपचाप सह रही है। सबको मालूम है, सब देख रहे हैं इस विकट स्थिति को, पर कोई भी बदलाव के लिए, नई हवा के लिए, ताजगी के लिए आगे नहीं आ रहा है। सब एक दूसरे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सब कहीं न कहीं चंद सुविधाओं से बंधे हुए हैं और जिन्हें देश को, जिन्हें आम आदमी के अधिकारों को रौंदना है, वे रौंदते चले जा रहे हैं। कोई आम आदमी की ओर देख नहीं रहा है। दरअसल उन्हें एक मौका मिला है और इसी बहाने वे अपने पड़ोसी को पराजित कर रहे हैं। मैंने देखा कि हर तरफ मूर्ता की हरी हरी घास लहरा रही है, जिसे कुछ जंगली पशु लील रहे हैं, कूद रहे हैं। और इस तरह लगातार देश आगे बढ़ने का भ्रम भी पाले हुए है, आगे बढ़ भी रहा है, और उसके बीच जिन्हें आगे बढ़ना चाहिए, जो आम आदमी हैं, जो असली रूप में सपनों और विकास का भागीदारी होना चाहिए जिनकी, वो सब कहीं पीछे पड़ गए हैं और देश आगे बढ़ रहा है एक विरोधाभास के साथ। दुखी मत हो, यही मेरी नियत है। मैं हिंदुस्तान हूं। हिंदुस्तान का आम आदमी इसी तरह से बोलता है, कहता है, दुखी मत हो, मैं हिंदुस्तान हूं। जब भी मैंने उन्हें उजाले से जोड़ा, उन्होंने मुझे इसी तरह अपमानित किया, इसी तरह तोड़ा। पूरा समय गवाह है कि मेरी बेचैनी के आगे भी रहा है। मैंने जब भी उजाला चाहा, मुझे उजाला तो नहीं मिला, और अंधेरे में लाकर मुझे बार बार छोड़ दिया जाता है, पटक दिया जाता है, और हर चुनाव के बाद मैं एक नई उम्मीद पालकर सामने आता हूं, और फिर सब न जाने कहां चले जाते हैं। भूख ने उन्हें जानवर कर दिया, संशय ने उन्हें आग्रहों से भर दिया, फिर भी वे अपने हैं, अपने हैं, अपने हैं, जीवित भविष्य के सुंदरतम सपने हैं। यह देश अपने ही लोगों के द्वारा, अपने ही लोगों के हाथों द्वारा सजाया जा रहा है। एक न एक दिन भविष्य के सुंदरतम सपने बनेंगे, ये सोचता है देश का आम आदमी, ये सोचता है हिंदुस्तान और देश का आम आदमी। मैं कुछ कहना चाहता था कि एक धक्के ने मुझे दूर फेंक दिया। इससे पहले कि मैं गिरता, किसी मजबूत हाथों ने मुझे संभाल लिया, टेक लिया। लगातार चुनाव दर चुनाव बदलाव की प्रक्रिया चलती थी और आम आदमी अपने चेहरे को, अपनी उपस्थिति को, अपने समय को बदलने के लिए संघर्ष करती थी और संघर्ष करते रह गई। पीढ़ी दर पीढ़ी ये संघर्ष की यात्रा चलती रही, जिसकी ओर धूमिल, मुक्तिबोध और स्वातंत्र्योत्तर राजनीतिक चेतना के सभी बड़े कवियों ने बार बार इशारा किया, और देश की इस पथकथा को, देश की इस कहानी को, देश की इस यथार्थ फिल्म को कौन प्रस्तुत कर रहा है? देश को देखने वाला कवि, देश के लिए चलने वाला आम आदमी,
और देश को एक सपने के साथ लेकर चलने वाला आदमी। इन सबके बीच जो यथार्थ रील चल रही है, जो संघर्ष यात्रा है, उस संघर्ष यात्रा की कहानी पटकथा धूमिल अपनी पटकथा कविता में लिखते हैं। धूमिल की यह कविता सीधे सीधे हिंदुस्तान के आम आदमी के उन सपनों की कविता है जो बदलाव के लिए, नई हवा के लिए, ताजी हवा के लिए और एक नई सूरत के लिए देश ने देखा था, आम आदमी ने देखा था। और कवि इस भविष्य के सपने को करने के लिए देश के उस यथार्थ, उस फिल्म, उस घाव, उस सामाजिक अंधियारे को सामने रखता है, जिसको जानने समझने के बाद उजाले की रोशनी लौटेगी और देश चुनाव दर चुनाव, चयन दर चयन, प्रक्रिया दर प्रक्रिया आगे बढ़ता जाएगा। और देश की इसी आगे बढ़ने की कथा को पटकथा अपने बयान में दर्ज करती है। और धूमिल का बयान आम आदमी का बयान है, यथार्थ का बयान है और देश के सामाजिक हालात का बयान है, जिसे लगातार देश और देश का प्रतीक आम आदमी अपने सपनों में, अपने चयन में, अपने विकल्प में देखता रहा है। इसी देखने की कथा कहानी इस कविता में पढ़ने को मिलती है। और आगे अगले चरण में इस क्रम के और विस्तार को देखेंगे। तब तक के लिए